नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी को ढूंढ लाया हूँ जो कि झारखंड की बंदूबसाई ठाकुर गांव की है, जो कि रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी 7 भाई बहनों की है, जो कि सतयुग काल की सच्ची घटना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सतयुग काल की सच्ची घटना को आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सातों भाई जब शिकार पे जा रहे थे तो उन्होंने अपने बहन से पूछा कि आज तुम खाने में किस चीज़ की सब्ज़ी बनाओगी। तो बहन ने बोला कि रोज़ तो सब्जियां बनाती हूँ, लेकिन आज साग की सब्ज़ी बनाऊंगी। अपने खेत से काट कर साग लाऊंगी और उसका ही सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर भाइयों ने बोला चलो अच्छा है, और सातों भाई शिकार पर निकल जाते हैं। सातों भाई के जाने के बाद वो बहन फिर अपने खेत में जाती है और खेत से साग काट कर लाती है और फिर वो खाना बनाने लगती है। साग को धोकर काटते समय उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से बहुत खून निकलने लगता है। फिर वह बहन सोचती है कि इस खून को कहाँ पोंछूं। अगर दीवार में पोंछती हूँ तो भाई लोग गुस्सा करेंगे, और कपड़ों में पोंछती हूँ तो कपड़ा खराब हो जाएगा। फिर उस बहन को कुछ समझ में नहीं आया और वह खून साग में ही पोंछ दी। साग में पोंछने के बाद उसी साग को वह सब्जी बनाने लगी, क्योंकि समय काफ़ी हो गया था और भाई लोगों की आने की टाइम हो गई थी। फिर भाई लोग आते हैं। भाई लोग के आने के बाद वह बहन सातों भाइयों की खाना परोसने लगती है। सातों भाई को खाना देने के बाद सातों भाई उस खाना को खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद भाइयों ने बोला, बहन आज तुम कैसे सब्जी बनाई। आज से पहले ऐसा सब्जी तो तुम कभी नहीं बनाई थी। बहन डर गई थी। उसने सोचा कि भाई लोगों को यह बात पता चली तो वो लोग गुस्सा करेंगे। तो बड़ा भाई बोला, हाँ बहन बोलो कैसे बनाई आज साग, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बहन डरी हुई थी और उसने सच्चाई बता दिया। बोली, भैया जब मैं साग को काट रही थी सब्जी बनाने के लिए तो जल्दी जल्दी में मेरा हाथ कट गया और हाथ से बहुत खून निकलने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि मैं उस खून को कहाँ पोंछूं, क्योंकि दीवार में पोंछती तो आप लोग गुस्सा करते। इस डर से मैं उस खून को साग में ही पोंछ दिया, क्योंकि साग में तो दाग का पता नहीं चलेगा, और उसी साग को मैं सब्जी बना दी। भाइयों ने बोला, अच्छा ये बात है। फिर सातों भाई ने खाना खाने के बाद बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर आपस में सोचते हैं कि बहन का खून इतना टेस्टी है तो उसका मांस कितना टेस्टी होगा। लेकिन उन सातों में सबसे जो छोटा भाई था वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था और वह आँख से कान्ना भी था। और वो छोटा भाई ने बोला, ये क्या कह रहे हो तुम लोग, बहन के बारे में ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि वो हमारी बहन है, इकलौती बहन है, और वो हम लोगों के लिए कितना मेहनत करती है, हम लोगों की खाना बनाती है, और हम उनके बारे में इतना गलत नहीं सोच सकते। दुनिया क्या कहेगा कि ये लोग अपने बहन के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो बड़ा भाई ने उसे डांटते हुए बोला, चुप कर, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हें ही मार देंगे। इतने पर छोटा भाई डर जाता है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, और सातों भाई
उसे हमेशा मारते और डांटते रहते हैं। फिर सातों भाई शिकार के बहाने जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद उधर प्लान बनाते हैं कि बहन को आखिर कैसे मारा जाए। फिर भाइयों ने मिलकर जंगल में एक मचान बनाया और बोला कि कल बहन को जंगल लेकर आएंगे शिकार के बहाने और इस मचान पर बैठा देंगे और दूर से छिपकर तीर से मार देंगे। लेकिन छोटा भाई राजी नहीं था। वो बोला नहीं, ये गलत है, अपने बहन को हम लोग नहीं मार सकते। बड़ा भाई ने छोटे को डांटा, बोला कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें ही हम लोग मार देंगे। और फिर वो सातों घर को गए। घर जाने के बाद फिर खाना खाए सो गए। फिर जब सुबह हुई तो अपने बहन को बोले कि बहन आज तुम भी चलना हम लोगों के साथ जंगल शिकार करने के लिए। बहन बोली ठीक है, लेकिन बहन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी मालूम चल गया था कि कुछ होने वाला है। फिर वह अपने भाइयों के साथ जंगल जाती है। जंगल जाने के बाद वह सातों भाई जो जंगल में मचान बनाए थे उस मचान पर बहन को बैठने के लिए बोलते हैं कि तुम इस पर चढ़कर बैठ जाओ, क्योंकि जंगली जानवर तुम्हें नहीं मारेंगे। बहन अपने भाइयों की बात सुनकर उस मचान पर चढ़कर बैठ जाती है। बैठने के बाद फिर सातों भाई उससे बोलकर जाते हैं कि तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, हम लोग बहुत जल्द शिकार लेकर आ रहे हैं। फिर बहन ने उस मचान पर चुपचाप बैठ गई। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और सातों भाई जंगल की आड़ से छिपकर अपने बहन को तीर से निशाना लगाने लगे। बड़ा भाई ने पहले निशाना लगाया, उससे तीर चूक गया। फिर बारी बारी से 6 भाइयों ने मारने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी तीर उसे नहीं मार सका। फिर 6 भाइयों ने छोटे को बोले कि तुम निशाना लगाओ, लेकिन छोटा तो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि बहन की हत्या हो, लेकिन 6 भाइयों ने उसे जोर डाला, बोला कि अगर तुम उसे नहीं मारते हो तो हम ही मार देंगे तुम्हें। फिर छोटा भाई ने बोला कि मैं ऐसे नहीं मार सकता हूँ, पहले तुम लोग मेरे आँख को एक पट्टा से बांध दो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं मार सकता हूँ बहन को। फिर उन लोगों ने एक पट्टा से उसे बांध दिया और बांधने के बाद उसे तीर और धनुष दे दिए। छोटा भाई ने पहला निशाना लगाया तो वो निशाना चूक गया। फिर दूसरा निशाना लगाया। जब दूसरा निशाना लगाया तो वो तीर जाकर सीधे बहन के सीने में लगता है और बहन वहीं पर गिरकर मर जाती है। फिर सातों भाई दौड़ते दौड़ते उसके पास आते हैं, लेकिन छोटा बहुत रोता है कि मेरे हाथ से ही मेरी बहन की हत्या करवा दिए ये लोग, क्योंकि वो नहीं चाहता था और उसी से उसकी हत्या करवा दिए। फिर पास जाने के बाद उन लोगों ने अपने छोटे भाई से बोलते हैं कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ बहन के मांस को पकाने के लिए। फिर भाइयों ने उसे छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े दिए, बोले कि इस पर लकड़ी लेकर आओ। वो छोटा छोटा टुकड़ा था, उसमें लकड़ी नहीं आ सकता था, लेकिन डर के मारे कैसे कैसे वो जंगल गया। जंगल जाने के बाद वह लकड़ी को चुनने लगा, क्योंकि 6 भाई चाहते थे कि उसका छोटा भाई उन लोगों के साथ न रहे, क्योंकि वो हमेशा विरोध करता था। छोटा भाई ने लकड़ी तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस लकड़ी को लाए कैसे, क्योंकि रस्सी बहुत छोटा छोटा था। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है और वह जंगल में ही बैठकर रोने लगता है और सोचता है कि वह बहन की मांस को कैसे खाएंगे।
वह तो मेरे को भी खाने के लिए देंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अगर नहीं खाया तो 6 भाई मिलकर मुझे मारने लगेंगे। मैं क्या करूं? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था और वह रो रहा था वहीं पर बैठकर। तभी एक बिल से सांप निकलता है और वह उससे आकर पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर छोटा भाई उस सांप को अपना सारा कहानी बताता है। सांप कहानी जानने के बाद बोलता है कि रो नहीं, मैं रस्सी बन जाता हूँ और तुम्हारे लकड़ी को बांध लेता हूँ और तुम मुझे सर पर लेकर चलो और मैं वहाँ धीरे से निकलकर मैं बिल में घुस जाऊँगा। ये बात सुनकर छोटा भाई बोला ठीक है। फिर वह सांप से ही लकड़ी को बांधकर अपने भाइयों के पास लेकर आता है। जैसे ही भाइयों के पास आता है तभी भाई लोग ने उसे एक और नया काम दे देते हैं। बोलते हैं ये मटका लो और जाकर पानी लेकर आओ इसमें, और उस मटके में छेद कर देते हैं क्योंकि वो जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि छेद रहे तो मटका कभी भरेगा ही नहीं और न भरे तो जल्दी नहीं आएगा। फिर वह फूटा हुआ मटका लेकर कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जाकर रोने लगता है। फिर उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ मछली, कोकड़ा और घोंघा निकलता है। उन लोगों ने पूछने लगते तुम क्यों रो रहे हो। फिर भाई ने सारा कहानी बताई और बोला कि ये फूटा हुआ मटका में मैं पानी लेकर कैसे जाऊं। फिर घोंघा बोलता है तुम टेंशन नहीं लो, हम सब तुम्हारे फूटे हुए मटके को जोड़ देंगे। और घोंघा उस पर जाकर सट जाता है। सटने के बाद फिर वह पानी भरता है घड़ा में और मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम अपने बहन के मांस नहीं खाना चाहते हो तो तुम हम लोगों को साथ में ले चलो। अगर जब तुम्हारे भाई लोग मांस खाएंगे तो तुम मछली को खाना और जब वो हड्डी को खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना। तो वो बोला सही है। फिर ले लिया, उन लोगों को भी साथ में ले लिया और फिर वो अपने भाई लोग के पास गया। उसके भाई लोग वो मांस को बनाकर रेडी कर दिए थे। फिर उन लोगों ने खाने के लिए परोसने लगे। 6 भाई का खाना निकला, 7वां का भी निकला, लेकिन 7वां वो नहीं खाना चाहता था। तो जब 6 भाई मांस खाते थे तो वो मछली को खाता था और जब वो हड्डी को खाते थे तो ये केकड़े को खाता था। और फिर खाने के बाद सब हाथ धोने के लिए कुएं के तरफ जाने लगे। तो छोटा भाई पीछे पीछे आने लगा और वहाँ पर एक मिट्टी का टीला था, उसमें मांस को वो फेंक देता है। फेंकने के बाद वह भाई लोगों के पीछे पीछे चला जाता है घर। फिर जाने के बाद उस टीले से जहाँ पर वह मांस फेंका था वहीं से एक बांस का पौधा निकलता है और उसमें से बहुत सारे पौधे निकलने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो पौधा समय बीतने के साथ साथ बड़ा हो जाता है। फिर एक जोगी उस बांस के पौधे के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बहुत ही सुंदर बांस के पौधे हैं और उसमें से आवाज़ आ रही थी। तो उसने सोचा कि इस जंगल में कोई तो दिख नहीं रहा है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बार बार इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ थी। फिर उस जोगी को ऐसा लगा कि इस बांस के पौधे से ही वो मधुर आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा कि एक बांस का टुकड़ा काट लेते हैं और उसका बांसुरी बनाएंगे, क्योंकि जब बांस से इतनी मीठी आवाज़ आ रही है तो उसका हम बांसुरी बनाएंगे तो और भी प्यारी आवाज़ निकलेगी। ये सोचकर जोगी एक बांस का टुकड़ा काट लेता है और उसका बांसुरी बनाता है।
बांसुरी बनाने के बाद उस बांसुरी को जब बजाता है तो बहुत ही मीठी आवाज़ निकलती है। फिर वह जोगी उस बांसुरी को बजा बजा कर भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षा मांगते मांगते वह जोगी उन 7 भाइयों के घर के तरफ से गुजर रहा था और भिक्षा मांगते जा रहा था। तो पहले बड़ा भाई का घर पड़ता था, तो बड़ा भाई के घर के सामने बांसुरी बजाकर भिक्षा मांगने की कोशिश की तो वो बांसुरी नहीं बज रही थी। लेकिन उससे पहले वह दूसरे के घर पर बजा रहा था तो वहाँ अच्छा बज रही थी। तो फिर नेक्स्ट भाई अगला भाई के घर जाता है और वहाँ भी बजाता है तो फिर भी नहीं बजता। फिर ऐसे कर कर के 6 भाइयों के घर के सामने बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बांसुरी नहीं बजता है और 6 भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लास्ट में छोटा वाला भाई का घर पड़ता था, तो फिर वह छोटा वाला भाई के घर के पास जाकर बांसुरी बजाने की कोशिश की तो बांसुरी बजने लगती है और बहुत ही मधुर आवाज़ निकलती है। ये देखकर 6 भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वह जोगी को मारने पीटने की बोलने लगते हैं। बोलते हैं ये कोई टोना किया होगा इसीलिए नहीं बज रहा था। लेकिन वो जोगी डर गया, बोला कि ऐसा नहीं, हम तो हर घर के पास बजाते हैं, हर घर के पास ये बांसुरी बजता है, लेकिन तुम 6 भाइयों के घर के सामने ये नहीं बजा तो मैं क्या करूं। फिर वह छोटा वाला भाई के घर के तरफ से जाने लगा तो छोटा वाला भाई बोला, जोगी महाराज आइए कुछ जलपान कर लीजिए क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। और जोगी महाराज बोलते हैं कि नहीं बच्चा ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा भाई जिद करता है तो उसके घर ठहरते हैं और मीठा पानी खाना खाने के बाद वो वहीं पर आराम करने लगते हैं छोटा वाला भाई के घर। तो होता क्या है कि जब सुबह होती है तो योगी महाराज उस बांसुरी को छोड़कर जल्दी जल्दी में चले जाते हैं। जोगी महाराज के जाने के बाद छोटा भाई अपने कमरे में आया तो देखा कि जोगी महाराज का बांसुरी वहीं पर छूट गया है। फिर वह बोला कि चलो योगी महाराज खुद आएंगे तो दे देंगे, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा, उनका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। छोटा भाई उस बांसुरी को अपने रूम में रख देता है। फिर रखने के बाद वह काम पे चला जाता है। जब शाम को वह घर पे आता है तो आने के बाद दरवाज़ा खोलता है। जब अंदर आता है तो देखता है कि उसके घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू बर्तन खाना। तो वह चकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मेरा रूम तो बाहर से लॉक था, फिर ये कौन किया। ये सोचकर वो बहुत चिंतित हो गया। फिर वह दूसरे दिन काम पर गया। फिर शाम को जब काम से लौटा तो फिर वैसे ही कल जैसा सारा काम ओके रहता है। फिर वो बहुत घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, मैं ताला लॉक करके जाता हूँ और मेरा घर का सारा काम हो जाता है, कौन करता है मेरा घर का सारा काम। ये बात को पता लगाने के लिए वह काम पे नहीं जाता है, वो क्या अपने घर में छिप जाता है। छिपने के बाद वो देखता है बहुत देर के बाद उस बांसुरी से एक सुंदर लड़की निकलती है और निकलने के बाद वो घर का सारा काम कर देती है और फिर उस बांसुरी में वो घुस जाती है। जब वह छोटा वाला भाई अपने आँखों से देखा तो वह समझ गया और वह पहचान भी लिया कि वह उसकी छोटी बहन है। फिर वह क्या करता है, अगले दिन फिर वह छिपकर देखने लगता है। जब उसकी छोटी बहन उस बांसुरी से निकलती है तो वह उस बांसुरी को
तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वह अंदर कैसे जाए, अब तो बांसुरी टूट जाता है। फिर वह दोनों आपस में मिलते हैं, मिलकर बहुत रोते हैं और रोने के बाद फिर वह साथ में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुनते हैं लेकिन सुन के चले जाते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। आप लोगों की छोटी सी सहयोग इस गरीब को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। आप लोगों को सही में गरीब लोगों से प्यार होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।